जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज अहमद और आपके लिए एक और वीलॉग के साथ हाजिर हूं। भुट्टो रेफरेंस की समात, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। बड़ी शिद्दत से फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म का ये मिसरा याद आया। मैंने इस रेफरेंस को और अदालत में के दौरान समात मुख्तलिफ लोगों को कैसे देखा, ये आपको बताएंगे। बाकी तफसीलात तो आप जान ही चुके। जस्टिस बज़ाहिर अली अकबर नकवी चीफ जस्टिस फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ डट गए, मोर्चा जन हो गए। क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस से बरी। अहम बात यह है कि तमाम फरीक उन्हें इंसाफ देने के लिए एक पेज पर थे, इंसाफ के लिए मिलकर कोशिश करते रहे, मगर वाजिद जिया का कोई कुछ ना बिगाड़ सका। तफसीलात पर बात करेंगे। साइफर केस में फर्द जुर्म तो आयद ना हो सकी, लेकिन कुछ इल्जामात सामने आ गए। पीटीआई ने शिकायत के अंबार भी लगा दिए, इन पर बात करेंगे। इमरान खान अंदर, नवाज शरीफ बाहर, मगर एक वक्त में नवाज शरीफ अंदर, इमरान खान बाहर। इसकी थोड़ी तफसीलात आपको बताएंगे। मामला क्या है, क्या रेलिवेंस है, ये बताएंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन से जुड़ी एक खबर बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन। रनडाउन आपने सुन लिया, आप आ जाते हैं तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, आज के दिन का जो पीक का बंद जिसे कहा जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस की समाअत थी। 1977 में 5 जुलाई को जो कुछ भी हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, वो तो फौजी एक्शन कहलाया, लेकिन उसके बाद 4 अप्रैल 1969 को उन्हें फांसी दे दी गई। उससे पहले फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। उसमें वो तफसीलात में भी जाने की जरूरत नहीं है, किस तरह हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ जस्टिस वसीम हसन शाह अपनी किताब में भी लिख चुके, जवाबदेह में अपने इंटरव्यू में भी कह चुके। और फिर उस वक्त रिव्यू फाइल किया गया तो अदलिया ने ये कहकर रिव्यू सुनने से इनकार कर दिया कि हमें तो इजाजत ही नहीं। अब वो रिव्यू बाद आसिफ अली जरदारी जब सदर मुमलिकत थे तो उन्होंने अब डॉक्टर बाबा रावान के जरिए रिव्यू फाइल किया। नाज़रीन, आज ये पता चला कि डॉक्टर बाबा रावान की काबिलियत कितनी है। उन्होंने जो रिव्यू फाइल किया था, वो रिव्यू आज उसमें एक अहम नुक्ता है जिस पर आगे बात करेंगे। लेकिन हुकूमत से अदालत ने पूछा कि क्या हुकूमत इस रेफरेंस को चलाना चाहती है, तो अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से ये कहा कि यस, हुकूमत चलाना चाहती है। फिर उन्होंने रेफरेंस के ऑपरेटिव पार्ट्स भी पढ़े और उसमें ये बात समझ में आई कि कितने लेकुनाज रह गए हैं। उन लेकुनाज की वजह से जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को एक दरखास्त देना पड़ी थी। कुछ और भी बैकग्राउंड है इसका, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी को दरखास्त देना पड़ी और अब ये समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। आज की समाअत में नाज़रीन, एक तो अटॉर्नी जनरल बड़े फर्म दिखाई दिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुकूमत ने ये कहा है कि रेफरेंस चलाना है, लेकिन हुकूमत रेफरेंस चलाने करना क्या चाहती है, ये अगले मुकदमात में जब मुकदमा ज़ेर समाअत आएगा जनवरी के दूसरे हफ्ते में, तो उस वक्त सामने आएगी। क्योंकि अटॉर्नी जनरल लगता है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, उनकी फैमिली को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। अदालत का माहौल बहुत इब्तिदा में जरा टेंस भी था, लेकिन जिस तरह जजेस हज़रात दिलचस्पी लेते हैं केस में, आज उस तरह की दिलचस्पी दिखाई नहीं दी। मसलन जस्टिस तारिक मसूद बोले और बहुत प्रोफेशनल अंदाज में उन्होंने सवालात उठाए। एक आध जज ने और जस्टिस बदर मोहम्मद अली ने इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी सवाल उठाया, जस्टिस मुसरत हिलाली ने भी सवाल उठाया। लेकिन बाकी जो जज हज़रात थे, 9 रुकनी बेंच था, वो खामोश बैठे रहे, एक लफ्ज़ भी नहीं कोई जज बोला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूरा ये तासुर कायम करने की कोशिश की और वो कामयाब भी रहे कि चीफ जस्टिस के तौर पर वो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अदालत पर लगे। बात है, इस दरमियान में आपको एक और खबर ये सुना दें कि आसफा भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया अब से 1 घंटा पहले, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खून के धब्बे 40 साल से सुप्रीम कोर्ट के हाथों पर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये वक्त है कि वो तारीखी गलती को दोहरा दे और ये जो दाग हैं उनको मिटा दे। चीफ जस्टिस जो आसफा भुट्टो ने कहा है अपने ट्वीट में, चीफ जस्टिस वो करते दिखाई दे रहे हैं। और ये एक खुशाइन बात है कि अदलिया अपनी गलतियों को तस्लीम करने की तरफ एक पहला कदम उठा चुकी है। अब साबित करना है फारूक एच नाइक ने और जो दीगर वकला हैं,
अमेकस क्यूराई 2011 में फाइल हुआ था रेफरेंस, और उसके बाद इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे उस वक्त, उन्होंने इसको पेंडिंग में डाल दिया। बाबर अवान का लाइसेंस किसी और मामले में मुअत्तल कर दिया। जो महमूद वो कसूरी साहब हैं, अहमद रजा कसूरी, जिन्होंने बुनियादी तौर पर मुकदमा दर्ज कराया था भुट्टो के खिलाफ अपने वालिद के कत्ल का, हालांकि वो जो वादा माफ गवाह भी बने, उनमें से एक गवाह तो ये कह चुके थे उनकी जाती दुश्मनी थी। हाँ, लेकिन वो उस दुश्मनी में नवाब मोहम्मद अहमद खान कत्ल हुए, ताहम वो मामला सामने नहीं आया और जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। हम भुट्टो को बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अहमद रजा कसूरी का हक है, इस मुकदमे को आप FIR दर्ज करिए। पुलिस को ने उनकी की इजाजत से मुकदमा दर्ज किया था। आज वही बहुत बेचैन दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि शायद तारीख का वो बदनुमा दाग जो है वो उनके माथे पर बहुत वाज़ेह हो जाएगा। उनकी ये कोशिश थी कि ना अदालत को बोलने दें और ना ही फारूक नाइक को बोलने दें। अटॉर्नी जनरल के जब बोले थे तब भी उन्होंने बार बार मदाखलत करने की कोशिश की। फिर फारूक नाइक की तैयारी मुकम्मल दिखाई नहीं दी। मैं फारूक नाइक बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन ऐसा लगा मुझे कई मौके पर, क्योंकि मैंने एक तवील अर्सा अदालती रिपोर्टिंग की, अब भी करता हूँ, कि फारूक नाइक ने रेफरेंस मुकम्मल नहीं पढ़ा था और वो उसके कुछ फैक्ट से भी आगाह नहीं थे, और वो कहते रहे कि हम आपको देंगे, लेकिन उन्होंने 2-3 बुनियादी मुतालबात सामने रखे। मसलन उन्होंने पुलिस रिपोर्ट्स के बारे में कि पुलिस रिपोर्ट क्या कहती है, जो उस वक्त के शवाहिद थे, फॉरेंसिक शवाहिद, वो क्या है, और उस पर उनका जोर था। पुलिस रिपोर्ट उन्होंने कहा कि आ गई है लेकिन हमें नहीं मिली है, वो उसको तलाश कराए, कुछ और चीज़ें थी तलाश कराने की। अटॉर्नी जनरल बहुत फर्म और वाज़ेह थे और उन्होंने बड़े प्रिसाइज अंदाज में मुकदमा आगे बढ़ाया और फिर अदालत को ये कायल करने की कोशिश की एडमिसिबिलिटी पर। आसिफ अली जरदारी मौजूद थे, बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी भुट्टो साहब के दामाद हैं, वो बड़े कूल एंड कंपोज थे। एक मौके पर मुझे ये लगा कि वो भी फारूक नाइक की गुफ्तगू से मुतमईन नहीं हुए, तो उन्हें अपनी नशिश से उठकर आना पड़ा। फारूक नाइक के कान में उन्होंने कुछ कहा और फिर बैठ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी कई बार उठकर आए, उन्होंने फारूक नाइक को बार बार कान में कुछ हिदायत दी और फिर वो जाकर अपनी नशिश पर बैठ जाते थे, लेकिन वो थोड़े बेचैन दिखाई देते थे। बाद उन्होंने प्रेस एसोसिएशन के ऑफिस में हम लोगों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, उन्होंने मीडिया टॉक भी की, लेकिन जो गैर रस्मी गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर ये फर्ज था और मुझे सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतमाद है, और मुझे ये लगता है कि मेरे नाना को इंसाफ मिलेगा। अब उनको तो इंसाफ नहीं मिल सकता, वो तो अपनी जान से गए, लेकिन उनकी रूह को इंसाफ मिल जाएगा। उनके ऊपर लगा ये कत्ल का जो धब्बा है वो धुल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और अब अमाइकस क्यूराई मुकर्रर कर दिए गए। इत्ज़ाज़ हसन ने अमाइकस क्यूराई बनने से इनकार कर दिया, यानी जो अदालती मामले उनका उनके नौजवान जो उनके साथी थे, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वो क्यों नहीं बन रहे। अदालत ने उनको थोड़ी डांट पिलाई, तो उन्होंने हमें ये बताया कि इत्ज़ाज़ हसन कहते हैं कि मैं इस मुकदमे में वकील रहा हूँ, तो इसलिए मैं अमाइकस क्यूराई नहीं बन सकता। जुल्फिकार अली भुट्टो के ज़माने में जब मुकदमा चल रहा था, गालिबन वो उसको रेफर कर रहे थे। अली अहमद कुर्द उसके वकील हैं, लेकिन अली अहमद कुर्द साहब अड़ गए कि जनाब वो जो कुछ अमाइकस क्यूराई जो माजी में इफ्तिखार चौधरी की अदालत ने मुकर्रर किए, तो उनमें से कुछ का इंतकाल हो गया, तो अदालत उस पर गम का इजहार करे। अदालत ने उनको बहुत इज्जत से तकदीम से कहा कि आप तशरीफ रखें, आपकी मेहरबानी, यहाँ बैठें। रजा रब्बानी और पीपल्स पार्टी में फासले भी दिखाई दिए। रजा रब्बानी को अदालत ने कहा कि क्या आप हमारी मामलत करेंगे, तो उन्होंने कहा कि यस, इट विल बी प्लेजर फॉर मी। लेकिन फारूक नाइक अचानक उस पर जुज़बुज़ हो गया और उन्होंने कहा कि मुझे अपने क्लाइंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ताहम उन्होंने बाद ये कहा कि रजा रब्बानी इसके कॉन्स्टिट्यूशनल पहलुओं पर बात करते हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, इसकी क्रिमिनल पहलुओं पर बात नहीं करेंगे। अदालत ने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये कहा, इसको डिफरेंशिएट किया। एक तो उन्होंने कहा कि हम आईनी उमूर पर भी लेंगे रहनुमाई, उसके लिए रजा रब्बानी तैयार है। जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस महबूब अली, उनको भी अमाइकस क्यूराई मुकर्रर किया। मखदूम अली खान अमाइकस क्यूराई हैं, और अब ये मामला जो है वो जनवरी के दूसरे हफ्ते के अख्तिताम पर ज़ेर समाअत आएगा और उस वक्त मामला आगे बढ़ेगा। इसी तरह अब बाज़ादा बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू की मीडिया से, उसमें उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। आसिफ अली जरदारी से मेरी भी बात हुई और उनसे हमने पूछा कि क्या इंसाफ मिलेगा, उन्होंने कहा क्यों नहीं मिलेगा, मुझे जस्टिस काजी फायज ईसा पर मुकम्मल एतमाद है। अब नाज़रीन ज़रा आगे चलते हैं।
जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने आज एक ओपन लेटर लिख दिया और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस तारिक मसूद ये जब सीनियर जजेस थे तो ये मेरे खिलाफ उस वक्त के चीफ जस्टिस को खत लिखते रहे, ये कैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे खिलाफ कार्रवाई को हेड करेंगे। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्रवाई जाली है और मैं आखिरी दम तक इसका मुकाबला करूंगा। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ एक खत आया था जस्टिस सज्जादुल हसन का, तो वो जो डिवीजन है वो बढ़ती चली जा रही है, ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन क्या कीजिए, हमारी अदलिया का ये किरदार ऐसे ही हैं, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं तो फिर ये इनको खुदा भी याद आ जाता है। बहरहाल अब ये इस पर ज़्यादा बात करना और मुनासिब नहीं है। अगली खबर है नाज़रीन, नवाज शरीफ को इंसाफ मिल गया। आज एक तवील समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की ये पूरी कोशिश थी कि वो जो भी नैब के प्रोसिक्यूटर जो कुछ भी कह रहे थे वो उसको वाजिद जिया के खाते में डाल दिया, और वो कह रहे थे कि वाजिद जिया ने तो ये साबित नहीं किया, वाजिद जिया ने ये साबित नहीं किया। हर मामले पर उन्होंने कहा, और नैब प्रोसिक्यूटर ने भी यही कहा कि वाजिद जिया ने ये कहा, वाजिद जिया ने ये कहा। उनकी भी ये कोशिश थी, उनकी भी कोशिश थी। दोनों एक पेज पर दिखाई दिए कि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिल जाए। अमजद परवेज तो पहले ही कह रहे थे कि उनको बरी कर दें। नैब ने आज ये इस्तदा की थी कि इसको रिमांड बैक कर दिया जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, हम इसका फैसला करेंगे। और फिर नैब की कोशिश से चीफ जस्टिस ने, और ये बहुत राइटली पॉइंट आउट वो कर रहे थे क्योंकि जेआईटी ने जो भी दस्तावेजात दी थी वो कानूनी नहीं थी, वो फोटो कॉपीज भी थी, उसके कोई शवाहिद नहीं दिए थे और करप्शन साबित नहीं कर सके थे। ये जज साहब ने खुद अलग रेफरेंस में लिख दिया था। 10 साल की सजा थी, वो खत्म हो गई। उससे पहले इवन फील्ड में 7 साल की सजा का मामला था, वो भी मुकदमा खत्म हो चुका है। अब नवाज शरीफ साहब की राह में बज़ाहिर इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावट नहीं है। अब देखते हैं इलेक्शन कब होते हैं। नाज़रीन, जरा साइफर केस की जानिब आते हैं। आज साइफर केस में फर्दर जुर्म आयद होना थी, नहीं हो सकी। पीटीआई की कुछ दरखास्तें थी, वो दरखास्तें देर समात नहीं आई, माफ कीजिएगा, वो दरखास्तें निपटाई और उसके बाद फर्दर जुर्म अब कल आयद होगी। आज पीटीआई की जानिब से एक अजीब सा वही रवैया जो वो करते हैं सलमान सफदर साहब। और बाय द वे ये आपको बता दें कि भुट्टो केस में बुशरा बीबी और इमरान खान के वकील जो है वो अदालती मामले होंगे क्रिमिनल एक्सपर्टीज के हवाले से। और इसी तरह असराउद्दीन अहमद और फैसल सिद्दीकी को कहा गया है, और एक वकील और जिनका मुझे नाम भूल गए, लेकिन सलमान सफदर पर पीपल्स पार्टी ने एतराज कर दिया, फारूक नायक ने एतराज किया। वही सलमान सफदर आज इमरान खान के मुकदमे के लिए जेल के बाहर खड़े थे और वो कह रहे थे कि जी ऐसी समझ पहले भी कभी नहीं हुई। उन्होंने बेनजीर भुट्टो के मुकदमे का भी हवाला दिया। बेनजीर भुट्टो का मुकदमा इससे भी ज्यादा सख्त हालात में जेल समात आता था। और बहरहाल उन्होंने बताया कि जी इमरान खान खड़े हो गए, जज साहब के सामने खड़े हो गए और उन्होंने ये एतराज किया। उन्होंने वाकई कुछ एतराज़ात किए आज की समात के हवाले से। जज साहब के पीछे सिक्योरिटी थी। उन्होंने मीडिया को पहचानने से इनकार कर दिया जो अंदर से। उन्होंने कहा कि जी ओपन ट्रायल नहीं है, हम अदालत में जाएंगे क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, उनका राइट है। अगर मीडिया वहां नहीं था तो फिर ये दुरुस्त बात है उनकी, लेकिन मीडिया वहां मौजूद था 5 लोगों को, क्योंकि स्पेस का मामला है तो सारे लोग नहीं जा सकते। बहरहाल उनकी ये कोशिश है कि सारा मीडिया आ जाए और इसको लाइव चला दिया जाए। बहरहाल देखते हैं इस पे क्या होता है। नाज़रीन, अब आते हैं वो जो आखिर में आपको एक खबर भी सुनानी है, और इमरान अंदर और नवाज शरीफ बाहर, और नवाज शरीफ अंदर और इमरान खान बाहर। नाज़रीन, 2018 का इलेक्शन आपको याद है, नवाज शरीफ साहब अंदर थे, इमरान खान बाहर थे। उस वक्त जनरल फैज, जनरल बाजवा, ये सारे बहुत वाज़ेह अंदाज में कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान जीते। नून लीग के उम्मीदवारों को तोड़ा गया, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को तोड़ा गया, इमरान खान को दिया गया। बाद में आजाद उम्मीदवार जो जितवाए उनको जहांगीर तरीन के जहाज में भर भर के भिजवाया गया बनी गाला। और अब इमरान खान अब के मामला पर एतराज करते हैं। उस वक्त उनको कोई एतराज नहीं था जब ये सब उनके हक में हो रहा था। अब हालात बदल गए। अब नवाज शरीफ साहब के लिए वो सब कुछ हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जज, वकील और प्रोसिक्यूटर वो सब एक पेज पर थे नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दिलाने के लिए। अब हालात उल्टा रुख इख्तियार कर गए हैं। अब नवाज शरीफ साहब बाहर है, इमरान खान अंदर है। उसी तरह के मुकदमात हो रहे हैं, उसी तरह की शिकायतें हैं। लेकिन नाज़रीन, इसमें खबर यह है कि आज ये बाद मैंने इलेक्शन कमीशन से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब शेड्यूल का अनाउंस हो जाएगा, अगले शायद 48 घंटे में इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाए। क्योंकि उनका ये मेरे ज़राए का ये कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये इंतजार कर रहे थे कि नवाज शरीफ के केस का फैसला हो तो वो इंसाफ के तकाजों को मजीद मरूज़ खातिर रखें, मजीद पूरा करें और फिर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें। अब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नाज़रीन अगले 48 घंटे में मुतवक्का है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।